कॉपी और पेन अपने पास रखें और साथ साथ नोट करते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो क्लास 9th इंग्लिश के इम्पोर्टेंट MCQs लेकर मैं हाज़िर हूँ। तो बच्चों, ये MCQs आपने ध्यान से और अच्छे तरीके से सुनने हैं। तो मैं यहाँ पर ये MCQs हैं, साथ साथ आपको इनके जवाबात भी बताऊँगा और साथ साथ जो डेफिनेशंस आ रही हैं और वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ एन एडवर्ब। कि जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें इलस्ट्रेट करें, यानी कि मिसाल दें किसकी, एडवर्ब की। तो अब सबसे पहले ना बच्चों, आप लोग ये समझिए कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ वर्ब। कि जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी उसकी हालत को बयान करता है। ठीक है, उसकी हालत को बयान करता है, वो आपके पास क्या होता है, एडवर्ब। तो अब यहाँ पर ना जो आपके पास जुमले हैं, पहला जो जुमला है आप उसको देखिए, तो वो क्या है, द कैट इज़ फरी। ठीक है, द कैट इज़ फरी, के कैट देखने में या खूबसूरत है। मगर अब यहाँ पर जो लफ्ज़ है फरी, फरी क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, एडवर्ब नहीं है। फरी क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, क्योंकि जो कैट जो नाउन है उसकी खूबी को बयान कर रहा है। ठीक है, एडवर्ब की भी डेफिनेशन आप एडजेक्टिव की भी डेफिनेशन देखिए, वो क्या होता है। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की खूबी या हालत बयान करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो अब द कैट इज़ फरी, तो यहाँ पर जो फरी है ये क्या है, एडजेक्टिव है। और दूसरा जुमला देखिए, द बुक ऑन द टेबल इज़। अब द बुक ऑन द टेबल इज़ न्यू। अब न्यू यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव है। और ही इज़ अ फास्ट रनर। अब ये जो फास्ट है ये यहाँ पर कि क्या इस्तेमाल होगा, ये भी रनर और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब रह गया जुमला जो इसका जवाब भी है, शी सैंग ब्यूटीफुली एट दी कंसर्ट, कि उसने कंसर्ट में खूबसूरती से गाया। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ है ब्यूटीफुली, ये आपके पास एडवर्ब है। ठीक है, ब्यूटीफुली ये क्या है, एडवर्ब है। और ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उनकी पहचान क्या है कि उनके आखिर में ly आता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पहला MCQ आपको समझ आ गया होगा और एडवर्ब और एडजेक्टिव की भी आपको समझ आ गई होगी। दूसरा MCQ है बच्चों आपके पास, पिक आउट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज़ ऑफ मेन एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉज अलॉन्ग विद एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस। अब यहाँ पर ना आपने जुमले को सिलेक्ट करना है जिसमें तीन चीज़ें हों, एक मेन क्लॉज हो, एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो और तीसरा उसके अंदर ट्रांजिशनल डिवाइस अच्छे तरीके से इस्तेमाल की गई हो, यानी सही जगह इस्तेमाल की गई हो। तो बच्चों, अब सबसे पहले आप ये देखिए कि मेन क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज या ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं। तो क्लॉज की क्या होता है बच्चों, ये समझे कि एक जुमला है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला फ़ाइल, और वर्ब मतलब फ़ेल, यानी जिसमें आपके पास फ़ाइल और फ़ेल मालूम हो वो आपके पास एक क्लॉज होता है। और क्लॉज की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है मेन क्लॉज जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और एक होता है आपके पास सब ऑर्डिनेट क्लॉज जिसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब मेन क्लॉज क्या होता है कि वो जुमला जो मुकम्मल होता है, जो वो मुकम्मल होता है, कि जैसे कि अब मैं आपको अगर मिसाल दूं तो शी इज़ रीडिंग अ बुक, ये एक मुकम्मल जुमला है। तो ये आपके पास आएगा मेन क्लॉज में, यानी जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है कि वो जुमला जो मुकम्मल नहीं होता और जो मेन क्लॉज पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है,
तो अब जैसे कि अगर आपको मैं मिसाल दूं तो अहमद की किताब, अब इस जुमला है, अब ये जुमला मुकम्मल नहीं है, तो ये आपके पास आएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज में आएगा। बिकॉज शी वाज टायर्ड, अब वो थका हुआ है, किस वजह से, तो इसमें मेन क्लॉज की इसको ज़रूरत है, तो ये आपके पास सब ऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस, तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं कि जो जुमले के अंदर या पैराग्राफ, यानी जुमले के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती हैं और जुमले के बाहर भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और दो पैराग्राफ को आपस में जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। और सबसे अहम बात क्या है कि ये जो है ये ट्रांजिशनल डिवाइसेज, ये एक लफ्ज़ भी हो सकता है और आपके पास एक पूरा जो है फ्रेज़ वो भी हो सकता है, यानी दो एक से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं तो बिकॉज़ एक लफ्ज़ है। अच्छा, बिकॉज़ ये कंजक्शन में भी इस्तेमाल होता है। कंजक्शन और ट्रांजिशनल डिवाइसेस में दोनों तकरीबन सेम ही होती हैं, इनमें हल्का सा फ़र्क होता है कि कंजक्शन जो है ये विद इन अ सेंटेंस, यानी जुमले के अंदर ही इस्तेमाल होता है, और ट्रांजिशनल डिवाइसेस जुमले के अंदर और जुमले के बाहर भी इस्तेमाल होती हैं। और कंजक्शन जो है इसमें एक ही लफ्ज़ होता है, जैसे कि बिकॉज़, एंड, बट वगैरह, लाइक भी आता है। और फिर ट्रांजिशनल डिवाइसेस ये अब एक जो है, अब बिकॉज़ और लाइक ये अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस में भी इस्तेमाल होता है, और जब ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस में इस्तेमाल हो तो हम इसे कहते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं कि जब कंजक्शन ट्रांजिशनल डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल हो। और जैसे कि अब एज अ रिज़ल्ट या इन कंट्रास्ट, तो अब ये जो है ना, अब ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें एक से ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब जो जुमले की तरफ आते हैं। अच्छा, अब ना जुमले के अंदर जब आपने मेन और सब ऑर्डिनेट क्लॉज सेलेक्ट करना हो तो याद रखिएगा कि जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वो पहले आएगा और मेन क्लॉज बाद में आएगा, और इन दोनों के दरमियान जो होगा कोमा, उसका वो लाजमी होगा। अब शी वेंट टू स्टोर बिकॉज शी नीड मिल्क, तो अब शी वेंट टू स्टोर, अब ये मेन क्लॉज है, तो मेन क्लॉज पहले आ गया है, तो ये आपके पास जो है ये सही ऑप्शन नहीं है। बिकॉज शी नीड मिल्क, उससे दूध की ज़रूरत है। अब देखिए मिल्क के बाद कोमा भी है, शी वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर पर गई। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये आपका दुरुस्त जवाब होगा, क्यों कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहले है, उसके बाद कोमा भी है, और इसमें मेन क्लॉज बाद में भी है, और बिकॉज एज अ ट्रांजिशनल डिवाइस भी इस्तेमाल हो रहा है। शी वेंट टू द स्टोर, तो यहाँ पर अब देखिए उसने कोमा की जगह सेमी कॉलन इस्तेमाल किया है, तो ये जुमला पहले ही रॉन्ग हो गया। बिकॉज शी नीड मिल्क और शी वेंट टू द स्टोर। अब बी और सी सेम है, मगर फ़र्क क्या है कि बी में कोमा है और डी में सेमी कॉलन है, तो सेमी कॉलन वाला रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ कोमा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब मूव करते हैं थर्ड की तरफ। द रेड कार स्पेड डाउन द हाईवे, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, तो अब रेड कार के नीचे अंडरलाइन है, तो हमने बताना है कि ये किस सेंटेंस का पार्ट है। तो अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, कि जिसमें हम लोग क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें लाइक उसका रंग या उसका साइज़ या उसकी शक्ल, ठीक है ना, वो जिस जुमले में बयान की जाए तो उसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, कि जिसमें पॉइंट आउट किया जाए किसी ख़ास चीज़ को, किसी स्पेसिफिक थिंग्स को, और के लाइक के दिस, डैट, दी, दोज वगैरह। और पोजेसिव एडजेक्टिव की क्या होता है कि पोजेसिव होना, यानी अपनी मलकियत ज़ाहिर करना, जिसमें आप लोग कोई
किसी चीज़ की ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करे कि माई, यूअर, हिज, हर, अवर वगैरह। और इंटेरोगेटिव, तो ये आपको मालूम है कि इंटेरोगेटिव वो होता है जिसमें सवाल वगैरह पूछे जाते हैं, विच, हाउ, व्हेन वगैरह। तो अब यहाँ पर ना रेड कार, तो ये इसकी जो खूबी है, क्वालिटी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जवाब आएगा ए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। फोर्थ MCQs है बच्चों आपका, चूज द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द यूज ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को ढूंढना है। तो बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आप सिंपल ये समझिए कि ये ING वाली फॉर्म होती है। ठीक है, ये ING वाली फॉर्म होती है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। बस ये आप समझिए, ये ING वाली फॉर्म होती है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। तो अब आप ना यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, ही लव टू रीड शॉर्ट स्टोरीज। तो यहाँ पर अब ING वाली फॉर्म नहीं है, यहाँ पर सिंपल क्या है, रीड। तो ये एक सिंपल वर्ब है, तो ये ऑप्शन ही है। द चिल्ड्रंस आर लाफिंग अप्रोवेरियसली। तो अब यहाँ पर ना, अब देखें आर हेल्पिंग वर्ब है और लाफिंग, तो यहाँ पर जो लाफिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका दुरुस्त है। थर्ड को देख लीजिए, स्विमिंग इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी। अब यहाँ पर स्विमिंग है, इसके साथ भी ING आ रहा है, मगर यहाँ पर ना ING एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, यानी एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया है स्विमिंग को। और जब ING वाली फॉर्म एज अ नाउन इस्तेमाल हो तो उसे कहते हैं जेरेंट। क्या कहते हैं? जेरेंट। किसको? जब ING वाली फॉर्म इस्तेमाल हो एज अ नाउन। फोर्थ ऑप्शन देखिए, लाफिंग इज अ टॉनिक फॉर ब्रोकन हार्ट। तो अब यहाँ पर लाफिंग है, तो ये भी एज अ जेरेंट इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 है। फिफ्थ है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स अ क्लॉज। तो क्लॉज बच्चों मैंने आपको बताया था कि वो जुमला होता है जिसका फाइल और फेल हमें मालूम होता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब मालूम हो, वो क्लॉज होता है। तो अब इन जुमलों में क्लॉज को ढूंढना है। तो ही वाज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये आएगा मेन क्लॉज में। ठीक है ना, क्लॉज की दो टाइप्स होती हैं, एक मेन क्लॉज, एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो ये भी जो है ये मेन क्लॉज है। और ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, ये भी आपके पास एक कंप्लीट क्लॉज है, यानी मेन क्लॉज आ गया। वाई दे लेफ्ट अर्ली, वो क्यों जल्दी चले गए। इज़ नॉट टू अस, हम जानते हैं, हमें मालूम है। तो यहाँ पर ना अब ये एक क्लॉज तो है, मगर यहाँ पर ना ये एज अ नाउन क्लॉज इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एज अ नाउन, तो ये नाउन क्लॉज है। और ही ग्रीटेड मी वाइल अ स्माइल, तो ये भी एक कंप्लीट जुमला है, तो ये भी मेन क्लॉज है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो आपका ऑप्शन जो है थर्ड यानी C वाला वो आएगा, वाई दे लेफ्ट अर्ली इज नॉट टू अस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चूज द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट कोनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड लग्जरी। कोनोटेटिव मीनिंग बच्चों क्या होता है, यानी अल्फाज का जज्बाती किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ हो। तो होम नहीं है और उनका मतलब घर, पैलेस यानी महल, ये लग्जरी और महल, ये लग्जरी लाइफ या एक पैलेस और एक महल में रहने से जो आराम सुकून है, तो ये आपस में जो है इसका दुरुस्त मायने है। तो इसका जवाब आएगा पैलेस। हंट झोपड़ी, ये भी नहीं आएगा। और कॉटेज, तो कॉटेज भी नहीं आएगा। कॉटेज क्या होता है कि समंदर के किनारे या दरियाओं के किनारे जो घर बने होते हैं उन्हें
कॉटेज कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी, पैलेस। 7th है बच्चों, पिक आउट द ऑप्शंस विच डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ मेटाफर। तो अब मेटाफर क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। मेटाफर उर्दू में कहते हैं बच्चों, आपने पढ़ा था इस्तिहारा, ठीक है ना। मेटाफर को इस्तिहारा कहते हैं। और इस्तिहारा क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ देना। तो मैं आपको थोड़े से जो अहम फिगर ऑफ स्पीच है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों देखिए, टाइम इज़ मनी। तो ये आपके पास है मेटाफर, ठीक है। टाइम इज़ मनी। अब टाइम को पैसा बना दिया गया है, तो यहाँ पर अब ये मेटाफर है, यानी इस्तिहारा है। यहाँ होता ना टाइम इज़ लाइक मनी, लाइक का इस्तेमाल होता तो ये हो जाता आपके पास सिमिली, ठीक है। सिमिली क्या होता है बच्चों? ये भी फिगर ऑफ स्पीच है जिसे कहते हैं तशबीह, सिमिली तशबीह। और इसमें लाइक और एज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और मेटाफर में लाइक और एज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज दी सन। तो एज का इस्तेमाल हो गया, तो ये आपके पास सिमिली है। और फिर इसके बाद ना कुछ और हैं हमारे पास। अब देखिए कि दी विंड विस्पर्ड थ्रू दी ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि दी हवा जो है वो दरख्तों से सरगोशी कर रही है। अब सरगोशी इंसानों का काम है, तो जब इंसानों की कोई चीज़ किसी बेजान के साथ लिंक कर दी जाए तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन है कि इंसानों की खूबी बेजान को दे दी गई है। तो एक और आपका इस्तेमाल होता है, बड़ा अहम है, एलिटरेशन, ठीक है। एलिटरेशन क्या होता है? रेपिटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। जो अल्फाज हैं वो बार बार आते हैं। कि एक बहुत मशहूर मिसाल मेरे जहन में आ रही है कि पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ठीक है। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो अब देखेंगे अल्फाज जो हैं इनकी साउंड वापस आ रही है, तो ये एलिटरेशन कहलाएगा। एक और आपका बहुत अहम होता है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है कि एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियंस टाइम, मैंने तुम्हें लाखों दफ़ा कहा है। अब लाखों दफ़ा कौन कहता है? तो यहाँ पर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जब बयान किया जाता है तो फिर वो आपके पास हाइपरबोला बन जाता है। 4th ऑप्शन को देखिए बच्चों, द लीफ रसल्ड इन द ऑटम ब्रीज, ठीक है। पत्ते सरसरा रहे हैं ख़ज़ां में, ठीक है। तो अब ये जो है ये मेरे ख़्याल में एक या तो पर्सोनिफिकेशन में आएगा, मगर यहाँ पर अब किसी सरसराहट, तो ये मेरे ख़्याल में ये सिंपल सेंटेंस है। तो खैर हमें तो मेटाफर का जवाब रिक्वायर्ड था, तो वो है ऑप्शन ए, टाइम इज़ मनी। 8th है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ इम्पीरेटिव। तो सबसे पहले इम्पीरेटिव देखिए वो क्या होता है। इम्पीरेटिव होता है बच्चों वो जुमले जिनमें किसी चीज़ का हुक्म या कोई एडवाइस बताई जाए, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में हुक्म दिया जाए या हदायत दी जाए या आपको कोई दरख्वास्त की जाए, तो वो इम्पीरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो 8वें का जो जवाब है बच्चों, जहाँ हुक्म दिया जा रहा है वो है ऑप्शन डी, गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ़्ट। तो डी इसका जवाब है। और 9th है बच्चों, चूज़ द ऑप्शन विच इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों वो होता है कि जिसे आप
ना देख सकें, ना छू सकें और ना सुन सकें। जैसे फीलिंग्स होती हैं, ख़यालात हैं, जज्बात हैं या ख़ूबसूरती है, तो जिसे आप लोग सिर्फ़ महसूस भी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल मत कीजिए। यानी आपके ख़यालात और जज्बात हो, जैसे हैप्पीनेस है, अब कितना खुश है ना गिनती हो सकती है और ना मेजर किया जा सकता है। लव या फ्रीडम, आज़ादी, तो ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जिन्हें हम लोग देख सकें, सुन सकें, छू सकें या सूंघ भी सकें और टेस्ट भी कर सकें, तो वो होते हैं हमारे पास कंक्रीट नाउन। ठीक है ना। तो अब हमने बताना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए बच्चों पहला ऑप्शन देखिए, द कैट चेजेस द माउस अक्रॉस द यार्ड। अब कैट, माउस, यार्ड, तो ये सारी चीज़ें मेजर हो सकती हैं, यानी देख सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। ये है कंक्रीट नाउन। द चिल्ड्रन बिल्ड अ सैंड कासल ऑन द बीच। तो बच्चे भी और बीच भी और देख सकते हैं, और सैंड का कासल ये भी, तो ये भी आपके पास आएगा कंक्रीट नाउन। शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ हैप्पीनेस व्हेन शी हेयर द न्यूज़। अब हैप्पीनेस यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। और प्लांट आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी नहीं है। ऑक्सीजन और प्लांट जो है ये भी सूंघ ऑक्सीजन की है, सूंघ सकते हैं या गिनती कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ द वर्ड इलेटेड इज़। तो यानी इलेटेड का क्या मतलब है, तो इलेटेड का मतलब होता है खुश हो जाना, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। तो यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा खुश होना, अगर आप इसका मतलब देखें तो यहाँ पर है अब डिलाइटेड, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है कि इसका मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। कंफ्यूज, परेशान होना, और डिप्रेस, उदास होना, और डिजेक्टेड, तो इसका मतलब होता है कि मायूस होना। यहाँ पर डिलाइटेड इसका दुरुस्त जवाब आएगा। 11th है बच्चों आपके पास, स्टे, आइदर स्टे हेयर और गो आउट। यहाँ रुको या बाहर जाओ। दिस सेंटेंस इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ। तो यहाँ पर अब क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो बच्चों जो होता है सबसे पहला है जी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस वो होता है बच्चों जो एक डिपेंडेंट क्लॉज यानी मेन क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मिलाए, यानी एक कंप्लीट जुमला और एक अनकम्प्लीट जुमला जब आपस में मिलें तो वहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और ये बिकॉज, ऑल दोज, इफ़, सिंस, वाइल, तो ये आपने याद रखने हैं, ये होते हैं हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास जी एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। और ये जुमले को ना दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम करता है। ठीक है, ठीक है। और को रिलेटिव कंजक्शन ये होते हैं हमारे पास आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो। तो ये जो है ना ये को रिलेटिव कंजक्शन ये क्या होता है कि ये वर्ड को या फ्रेज़ को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। जैसे अब ये जो हमारे पास जो है सवाल कि स्टे हेयर, आइदर स्टे हेयर नॉर गो आउट, तो आइदर और, तो आइदर और, तो ये हमारे पास को रिलेटिव कंजक्शन है, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। और एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होता है, ये होता है बट, येट, हाउएवर, या यानी ये मुखालफत या मुतज़ाद के तौर पर जब इस्तेमाल हो रहे हों तो फिर आता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट है बच्चों, चूज द सेंटेंस विच इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ अ कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन को ढूंढना है, तलाश करना है,
तो सबसे पहले देखिए कंपाउंड प्रपोजिशन बच्चों क्या होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज एज अ प्रपोजिशन इस्तेमाल हो, ठीक है ना, एज अ प्रपोजिशन। मिसाल के तौर पर आप देखें ड्यू टू, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, तो ये जो है ये आपके पास कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं। ही वेंट टू द स्टोर, अब टू एक सिंपल प्रपोजिशन है, ठीक है, ये आपके पास दोस्त जवाब नहीं है। दे विल मीट आफ्टर लंच, आफ्टर भी एक सिंपल प्रपोजिशन है। शी वॉज हैप्पी ड्यू टू हर प्रमोशन, अब ड्यू टू यहाँ पर कंपाउंड प्रपोजिशन है तो ये आपका दोस्त जवाब होगा। और शी अराइव्ड एट द पार्टी इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, इन स्पाइट ऑफ ये भी कंपाउंड इन प्रपोजिशन है तो ये भी ठीक है। तो ड्यू टू ये भी कंपाउंड प्रपोजिशन है और इन स्पाइट ऑफ ये भी क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन है। तो अब ये दोनों ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकते, तो फिर इसका क्या करें। तो मेरे ये इन स्पाइट ऑफ ऑप्शन 4 जो है आपने इसको ठीक करना है। और आप में से अगर किसी भी बच्चे को अगर मज़ीद इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा ताकि बाकी बच्चे भी देख लें, क्योंकि ड्यू टू ये भी एक कंपाउंड प्रपोजिशन है और इन स्पाइट ऑफ ये भी एक कंपाउंड प्रपोजिशन है। फोर्थ वाला बच्चों आप ठीक कर दें। तो इन स्पाइट ऑफ ये शी अराइव्ड एट द पार्टी इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, तो ये वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। शी वर्कड थ्रू आउट द ईयर, द अंडरलाइन पार्ट इज़, तो अंडरलाइन पार्ट क्या कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ना ज़रा आप ध्यान से देखिए, थ्रू आउट ये एक प्रपोजिशन है और ईयर ये एक नाउन है, ठीक है। और वो जुमला या सेंटेंस जो अब जो अंडरलाइन वर्ड है जो एक प्रपोजिशन से शुरू हो और नाउन पर ख़त्म हो वो हमारे पास होता है प्रपोजिशनल फ्रेज़। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, ठीक है। प्रपोजिशनल फ्रेज़ जो नाउन और प्रपोजिशन से शुरू हो और नाउन पर ख़त्म हो, जैसे थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर है और इन द रूम, ऑन द टेबल, तो अब ये जो प्रपोजिशन से शुरू होकर नाउन पर ख़त्म होते हैं। और एडवर्बियल फ्रेज़ तो जो एज आ एडवर्ब काम करते हैं, तो ठीक है ना, जिनमें आप हाउ, व्हेन, वेयर का इस्तेमाल होता है। ये इंट्रोगेटिव में भी होता है मगर इनमें और उसमें आपको फ़र्क मालूम हो जाएगा, इजी होता है इतना सवाल, क्योंकि क्वेश्चंस इंटरोगेटिव के आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा तो यहाँ नहीं आता। अच्छा, फिर है एडजेक्टिवल फ्रेज़, तो ये वो होते हैं जो एज आ एडजेक्टिव काम करते हैं, यानी किसी चीज़ की वही खूबी या खामी या उसकी हालत को ज़ाहिर करते हैं। और फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये वही हैं जो एक्शन को शो करते हैं और इनकी पहचान मैंने आपको बताई है कि क्या होता है, आखिर में ज़्यादातर ly होता है, स्लोली, क्विकली वगैरह। और विद केयर ये भी एज आ एडवर्ब इस्तेमाल होता है। द सेंटेंस इलस्ट्रेट द करेक्ट यूज़ ऑफ टेंस एंड एस्पेक्ट ऑफ टाइम इज़, इसका दुरुस्त जवाब है बच्चों सी, ही केम टू सी मी यस्टरडे, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, आपके पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 15 है बच्चों, देयर वाज डैश काउ इन द फील्ड, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो बच्चों आर्टिकल आपको मालूम है ए, एन और दी होते हैं। देयर वॉज अ काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसका जवाब है PA आएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि MCQs आपको समझ आ गए होंगे। तो किसी में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।